तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 डायमेंशनल कोलिजन स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस 2 डायमेंशनल कोलिजन में हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था, कोलिजन ऑफ अ पॉइंट मास विद अ फिक्स सरफेस, ठीक है। क्यों भाई? तो इसी में आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड पॉइंट में। और सेकेंड में लिखेंगे ऑब्लिक कोलिजन बिटवीन लार्ज साइज्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोलिजन जो है वो 2 डायमेंशनल वाली कैटेगरी में जा रहा है। तो इसमें एग्जांपल से ही समझते हैं हम लोग। चलो इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैपिटल एम मास की एक डिस्क है और ये डिस्क इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। और इस डिस्क का जो रेडियस है वो सपोज कैपिटल आर है, ठीक है। ये इसका सेंटर वाला लाइन हो गया, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। अब देखो कोलिजन 1 डायमेंशन है या कोलिजन 2 डायमेंशन है, ये बात डिसाइड होती है कि जब ऑब्जेक्ट टकराते हैं ना, तो उनका जो नॉर्मल है या उनके बीच में जो इंपल्स लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है और उनकी वेलोसिटीज कौन से डायरेक्शन में है। अगर इंपल्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो फिर वो कोलिजन हेड ऑन है, 1 डायमेंशन है। लेकिन वो एंगल अगर कुछ और है तो फिर वो 2 डायमेंशन वाली कैटेगरी में जाएगा। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ये एक स्मॉल एम पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से इस डिस्क की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है। तो इस केस में क्या है, इस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है उसका जो वेलोसिटी है, उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ऐसे बोलना चाहिए, या उसका जो लाइन ऑफ मोशन बोलना चाहिए इनफैक्ट। तो ये लाइन ऑफ मोशन तुम ध्यान से देखो तो क्या उसके सेंटर के अलोंग नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है। तो ये जो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगर ये इम्पैक्ट पैरामीटर 0 नहीं है तो फिर ये कोलिजन 2 डायमेंशन कैटेगरी में है। तो ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये डायग्राम तो हो गया बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये डायग्राम तो हो गया बिफोर कोलिजन। फिर दूसरा डायग्राम हमें जो चाहिए होगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा डायग्राम है ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब ये है कि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में ले आए, ध्यान से देखना। तो ये स्मॉल एम हो गया और ये कैपिटल एम हो गया, ठीक है। और ये वाली लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये लाइन बताओगे इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, इस लाइन में क्या खास बात है? तो भाई इस लाइन में खास बात ये है कि इनके ऊपर जो इंपल्स लगेंगे ना, जैसे कैपिटल एम के ऊपर ये लगेगा एनडीटी इधर और स्मॉल एम पे इधर की तरफ लगेगा एनडीटी इधर, तो ये इंपल्स वाली लाइन हो गई एक तरह से। और इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ कोलिजन ही बोलते हैं, या कुछ किताबों में इसको लाइन ऑफ इंपैक्ट भी लिखा होता है। अब तुम्हें ऐसे समझना है कि हमें कोलिजन के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कोलिजन के सारे कॉन्सेप्ट्स हमको इस लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही अप्लाई करने हैं, बस हमारा सारा का सारा कोलिजन इस लाइन के अलोंग हो रहा है। तो अब देखो, इस मास के पास जो वेलोसिटी थी u, उस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट कर सकते हैं क्या? अब अगर हम ये वाला एंगल थीटा ले लें, ध्यान से बताना, तो इस मास के पास जो वेलोसिटी थी उसके अगर हम कंपोनेंट करें, देखते जाना जरा डायग्राम, तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा u साइन थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा u कॉस थीटा। बताओ तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, क्या लगता है? साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट? सर लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होंगे उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा,
क्योंकि चेंज कैसे आएगा, चेंज आता है इम्पल्स से। इम्पल्स कहाँ लग रहा है, इम्पल्स लग रहा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। तो तुम क्या करो, इस 2 डायमेंशन कोलिजन को अगर तुम चाहो तो 1 डायमेंशन में बदल दो। 1 डायमेंशन में बदलने का मतलब ये है कि हम केवल स्मॉल एम दिखाएंगे और स्मॉल एम के पास जो वेलोसिटी पार्टिसिपेट करने वाली है वो दिखाएंगे, और कैपिटल एम को भी हम पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन एज्यूम कर लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन ये V1 से जा रहा है और ये जो कैपिटल एम है ये V2 से जा रहा है। तो ये बताओ जरा V1 V2 और u cos थीटा में क्या क्या इक्वेशन बनाओगे, बताते जाओ। ये तो बोल सकते हैं ना कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, क्या इक्वेशन बनाओगे, तो वो बनेगी mu cos थीटा इज इक्वल टू mv1 प्लस कैपिटल mv2। एक इक्वेशन ये आएगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बताएगा कोई। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 है। v2 माइनस v1 है, करेक्ट। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u cos थीटा। ठीक है ना। तो तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा कि ये 1 डायमेंशन कोलिजन ही तो है, कुछ नया थोड़े ना है ये। बात समझ में आई। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इनके वेलोसिटीज क्या क्या होंगे। तो आफ्टर कोलिजन का डायग्राम अगर हम बनाएं तो आफ्टर कोलिजन के बाद ये हटा दो एनडीटी, ये जो है v1 वेलोसिटी से इधर जाएगा और ये v2 वेलोसिटी से इधर जाएगा, और v1 v2 हमको पता चल गया। बोलो स्मॉल m की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो स्मॉल m की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो ये दोनों होंगी। तो चाहो तो इस डायग्राम में भी ये दिखा दो, उससे कुछ फर्क थोड़ा नहीं पड़ रहा है u sin थीटा से, बताओ। ठीक है, थीटा की सर वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू सर ड्यूरिंग कॉलिजन वाली सर एक बार सिचुएशन और बता दीजिए सर, वो बता, कम। थीटा कैसे निकालेंगे पहले बताओ। क्यों भाई, थीटा थीटा निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ये नॉर्मल ये सर डाल सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, और ये बी है और ये आर है, ध्यान से देखो तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो बी अपॉन आर होगी, क्योंकि थीटा की जरूरत तो पड़ी रही है हमें। ड्यूरिंग कोलिजन का देखो सिंपल सा मतलब ये है कि जब दोनों पार्टिकल कांटेक्ट में आए तो वो डायग्राम बना लो, और कांटेक्ट में जब आए तो कांटेक्ट फोर्स बना लो। अब ये है कि कांटेक्ट फोर्स को हम एन ना लिख के कोलिजन्स के केसेस में हम उसको इंटीग्रल एन डी टी लिखते हैं, इंपल्स के फॉर्म में लिखते हैं, फोर्स की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो सारा का सारा कोलिजन इसी लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। अब इस पे इंपल्स इधर की तरफ लग रहा है तो ये इधर की तरफ जाएगा आफ्टर कोलिजन, देखो। और इस पे इंपल्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, हो गई ना, रिड्यूस नहीं हो गई। और u साइन थीटा में कोई भी चेंज नहीं आया, तो u साइन थीटा हमने वैसे की वैसे रखी है, बस बहुत सिंपल है। बताओ क्लियर है। क्वेश्चन एक करना है इसमें, अ डिस्क मास कैपिटल M collides with another identical disk at rest. So that if
collision is not head on, then the two discs will move along perpendicular lines after elastic collision. करो इसको ट्राई. एक डिस्क है वो दूसरे डिस्क से टकरा रही है, कोलिजन हेड ऑन नहीं है और कोलिजन इलास्टिक है, तो हमें बताना है कि आफ्टर कोलिजन उनकी जो लाइन ऑफ मोशन होंगी वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी. ये बात प्रूफ करनी है. करो. देखो इस केस में क्या होगा देख लो, बता देता हूं. कर लिया होगा वैसे, कुछ ऐसा नहीं है. दो डिस्क हैं. अब जब ये कोलाइड हो रही हैं तो इनका सेंटर टू सेंटर वाला पॉइंट ये हुआ, तो अब इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है u. ये वाला एंगल अगर हम लोग ले लें थीटा, तो इसकी वेलोसिटी में, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. क्यों भाई? अब क्योंकि दोनों का मास सेम है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो आफ्टर कोलिजन क्या ऐसे बोल सकते हैं कि वो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं? तो आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट पे है बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन इसके पास u sin थीटा रहेगा और इसके पास u cos थीटा आ जाएगा. बस तो डायग्राम बना दो, बस यही हो गया. तो उनके दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री हो गया. बोलिए, क्लियर है नहीं? नेक्स्ट देखो, ये स्मॉल आर रेडियस का डिस्क है और ये कैपिटल आर रेडियस का डिस्क है. ये रेस्ट पे है, ठीक है. क्वेश्चन है, डिस्क ए कोलाइड्स with disk B as shown. तो हमें निकालना है फाइंड स्मॉल r अपॉन कैपिटल R such that disk B moves at an angle 45 degree with ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए. मतलब ए जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्क बी जो है वो 45 डिग्री पे जाए उस डायरेक्शन से, तो उसके लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो क्या होगा? इसके पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलिए, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? Just before collision and just after collision. Sorry. देखो क्या करो इसमें, ये सिचुएशन जो तुम्हें दी हुई है वो तो है बिफोर कोलिजन, ठीक है. क्या करो, एक डायग्राम बनाते हैं ड्यूरिंग कोलिजन का, ठीक है. और ठीक है, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन का. तो ड्यूरिंग कोलिजन में हमारे पास इंपॉर्टेंट है
लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन, तो वो जरा सही से बना लो बस, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का डायरेक्शन। तो उसमें क्या है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गई। तो जो भी इम्पल्सेस लगेंगे, जैसे ये वाली जो डिस्क है जिसके बारे में हमें पता करना है, उस डिस्क के ऊपर जो इम्पल्स लग रहा है ना, जिस डायरेक्शन में इम्पल्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें किसी तरह इस एंगल को 45 इंश्योर करना है। तो इसको 45 करने के लिए देखो, इसको 45 करने के लिए ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, हम चाहते हैं कि ये वाला एंगल 45 हो जाए, क्यों भाई? तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ध्यान से देखो तो कैपिटल आर है, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर, है या नहीं है? तो तुम्हें इक्वेशन मिलेगी कि साइन 45 जो है वो कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर हो जाए, यानी कि 1/√2। तो आएगा √2r इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो यहाँ से आर अपॉन आर की वैल्यू √2 -1 आ रही है, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। बोलो, क्लियर है नहीं सभी को? हम्म, क्लियर है ना? और एक देखो, बॉल बी एंड सी ये दोनों रेस्ट पे हैं, और ये ए जो है ये v0 वेलोसिटी से मूव करने जा रही है। देयर आर 3 आइडेंटिकल बॉल्स, ए collides simultaneously with B and C and comes to stop after collision। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में velocities of B and C after collision, और बी पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ restitution। velocities of B and C after collision and coefficient of restitution, तीनों बॉल्स आइडेंटिकल है। इसके पिछले वाले में कोई डाउट है तो बताओ किसी को। पिछला वाला क्वेश्चन बेसिकली डायग्राम बेस्ड ही था, डायग्राम सही से ड्रॉ कर लेना है तो अपने आप सब दिख रहा है। देखो इसको भी प्रोसीड वैसे ही करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं ड्यूरिंग कोलिजन का, ठीक है? तो ड्यूरिंग कोलिजन के लिए इस बॉल को हम आगे ले आते हैं, देखो ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, अब देखो जिस वक्त ये कोलाइड हो रहे होंगे ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन तीनों के अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, v0 हटा दो भी चाहो तो, इन तीनों के सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करें
तो क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा? सबसे पहले ये बताओ। इन तीनों के सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि तीनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इसके बाद जो जो इम्पल्स जहां जहां लग रहा है वो दिखा देते हैं। तो इसके ऊपर इम्पल्स लग रहा है इधर की तरफ, ध्यान से देखो, इंटीग्रल एन डी टी। इसका रिएक्शन इम्पल्स इधर लगेगा, इंटीग्रल एन डी टी। उसी तरह से एक इम्पल्स सी के ऊपर लगेगा इधर की तरफ, तो ये भी हो गया इंटीग्रल एन डी टी। और इधर की तरफ लगेगा तो ये भी हो गया इंटीग्रल एन डी टी। देखो, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सारे इम्पल्स अगर हम लोग लें तो सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इसलिए इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, अब बात आती है आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? ये इम्पल्स मैं हटा देता हूं और उनकी जगह वेलोसिटीज लिख देंगे। तो आफ्टर कोलिजन ये वाला बॉल तो रेस्ट पे आ जा रहा है, ये मान लो इधर जा रहा होगा v1 से, ये जा रहा होगा इधर v1 से। अच्छा, दोनों को v1 क्यों ले लिया, ये क्लियर है? उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो v1 हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया क्योंकि सिमेट्री है प्रॉब्लम में। और ये दोनों एंगल अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये दोनों एंगल 30-30 डिग्री बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम इक्वल टू कंजर्व अगर अप्लाई करें तो इनिशियल मोमेंटम ए के पास है तो इसको लिखेंगे एम वी नॉट, और बाद में अगर हम एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ अप्लाई करें तो इसको लिखेंगे 2m v1 cos 30। तो यहाँ से अगर तुम v1 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी v0/√3। दोनों बॉल्स की सेम वेलोसिटी आएगी। तो बस ये एक आंसर तो यही हो गया। सर इसमें ए और बी और ए और सी के बीच का जो आपने इम्पल्स लिया वो दोनों पे सेम लिए हैं, वो भी इसी वजह से, प्रॉब्लम की सिमेट्री की वजह से। की वजह से, करेक्ट। मान लो मास अलग अलग होता या साइज अलग अलग होता तो फिर हमें n1 n2 लेने पड़ते। ठीक है ना? यस सर, यस। ठीक है, और दूसरा हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिफाइन होता है, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। तो ये है लाइन ऑफ कोलिजन, तुम ध्यान से देखो तो बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है v0, देखो ध्यान से थोड़ा। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाना पड़ेगा। तो अब ऐसे बताओ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ई का वैल्यू जब लिखेंगे ना तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? तो आफ्टर कोलिजन तो ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो v1 का कंपोनेंट कितना लेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, बताओगे? v1 का कौन सा कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है? तो देखोगे ध्यान से तो पूरा का पूरा v1 ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है। तो ये ऊपर हो जाएगा v1, और अपॉन में जब लिखेंगे तो अप्रोच वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग? तो अप्रोच वेलोसिटी का तुम ध्यान से देखो तो v0 का cos 30 कंपोनेंट है या नहीं है? तो v1 की जगह आएगा v0/√3 और cos 30 हो जाएगा v0√3/2। तो ये वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो E इक्वल टू 2/3 बना। देखो ये बात हो सकता है ना समझ में आई हो, बताओ।
बोलिए, यस सर, यस सर, क्लियर है? यस सर। कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डिफाइन होगा अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। देखो देखो, ज्यादा टू डायमेंशन वगैरह नहीं आता है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करे ले रहे हैं हर टाइप का। वन डायमेंशन ही तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, बस ऐसे समझो। सर है तो वो इनडायरेक्टली वही 1D। एक्चुअली वही है, कॉन्सेप्ट तो यही होता है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट्स का, और एक और टाइप का है, वो और देख लो बस, थोड़ा टाइम है तो देख ही लो। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे हेडिंग, टू डायमेंशनल कोलिजन इन्वॉल्विंग आइडियल स्ट्रिंग। टू डायमेंशनल कोलिजन्स इन्वॉल्विंग आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या देखने वाले हम लोग, इसको भी एग्जांपल से ही कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मास है m, बॉडी A, और एक मास है 2m, बॉडी B, और A और B के बीच में एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो L है, और A और B के बीच में जो लेंथ है शुरुआत में वो 2L है, L/2 है, सॉरी। ठीक है, A जो है वो रेस्ट पे है, और B को हमने ये रखे हुए हैं ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसको हमने कुछ V0 वेलोसिटी दी है। तो बताओ कि क्या होगा। ये दो डिस्क हैं, मान लो दो डिस्क हैं, दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, आइडियल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का जो लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ इज L, स्ट्रिंग लेंथ इज L, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L/2 है। अब एक रेस्ट पे और हमने दूसरे को वेलोसिटी दी है V0, तो क्या होगा बताओ। तो ऐसे बोल सकते हैं सर कि स्ट्रिंग कांस्टेंट लग जाएगा सर। तो ये V0 वेलोसिटी से चलता जाएगा, कब तक बताओ। ये बॉल जो है ये V0 वेलोसिटी से चलता जाएगा, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कब तक? जब तक सर टेंशन नहीं आ जाती। जब तक उस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं आ जाती, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब तक उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना नहीं हो जाता, L, क्योंकि L लेंथ जब आएगा तभी तो टेंशन आएगा। A और B के बीच में जब डिस्टेंस L बनेगा तभी तो टेंशन आएगा दोनों के बीच में। तो इस वक्त अगर तुम देखो ध्यान से, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब अभी टेंशन आया नहीं है, बस आने ही वाला है। और होगा क्या, सडनली इस स्ट्रिंग में एक झटका सा लगेगा, जर्क लगेगा, और सडनली जब उसमें जर्क लगेगा, तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। एक डायग्राम और बनाते हैं और उसको बोल देते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ये डायग्राम हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, इसके ऊपर एक इंपल्स लगेगा टेंशन की वजह से, टीडीटी इधर, और इसके ऊपर एक इंपल्स लगेगा टेंशन की वजह से, टीडीटी इधर। और ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम हो गया एक तरह से ड्यूरिंग कोलिजन का। ठीक है, तो अब ये बताओगे कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कोलिजन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। क्यों वी भाई? कॉस थीटा करेगा, वी नॉट साइन थीटा नहीं करेगा। वी कॉस थीटा करेगा, वी कॉस 30, और वी नॉट साइन 30 नहीं करेगा। तो अगर हम इसका आफ्टर कोलिजन बनाए, ठीक है,
तो आफ्टर कोलिजन क्या बनेगा फिगर? आफ्टर कोलिजन किसकी वेलोसिटी किधर आएगी बताओ? तो इसकी वेलोसिटी में इधर वाला कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, कितना रहेगा? तो ये रहेगा v नॉट साइन 30 इधर की तरफ। हाँ, इसके पास एक v1 इधर आ जाएगा और इसके पास भी v1 ही इधर आएगा। बस अब ये बात कैसे लिख दी है ये बताओगे? मतलब दोनों के पास जो आएगा वो v1 आएगा। तो दोनों के पास सर v1 स्ट्रिंग कांस्टेंट से। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, क्योंकि ये स्ट्रिंग कैसी है? ये स्ट्रिंग है इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जब उसमें झटका लगेगा ना तो उस स्ट्रिंग में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन हमको मालूम है कि स्ट्रिंग के अलोंग दोनों एंड्स की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी v1 रहेगी। और v1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसमें बोल सकते हैं वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। we can apply momentum conservation along string। ठीक है, तो along string बिफोर कितना मोमेंटम होगा? तो बिफोर लिखेंगे 2m v नॉट cos 30 और आफ्टर क्या होगा? आफ्टर होगा 2m v1 और m v1। तो तुम देखो यहां से तुम्हें v1 मिल जाएगा, कितना मिलेगा? v नॉट बाई रूट 3 निकालो जरा। v1 की वैल्यू आफ्टर कोलिजन क्या मिलती है? ठीक है ना? तो ये सर लेकिन इसमें तो किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं वैसे। हाँ, बट हमने अलोंग स्ट्रिंग किया है। मैंने ये कहा कि किसी और डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं। मैंने ये लिखा है कि वी आर कंजर्विंग मोमेंटम अलोंग स्ट्रिंग, क्योंकि v1 निकालना हमारा पर्पस है ना। यस सर। ठीक है, अगर हमें इसमें ये निकालना हो, फाइंड इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, तो कैसे निकालेंगे? फाइंड इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, यानी कि इंटीग्रल टी डी टी की वैल्यू कैसे आएगी? व्हाट इज इंटीग्रल टी डी टी बताओगे? 30 डिग्री एंगल के अराउंड चेंज इन मोमेंटम निकालने। इंटीग्रल टी डी टी देखो क्या करो, ऐसी बॉडी को ढूंढो जो पहले नहीं चल रही थी। देखो ये पहले नहीं चल रही थी और बाद में चलने लगी, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि इसके मोमेंटम में जो चेंज आया वो इसी की वजह से आया, टीडीटी की वजह से। तो टीडीटी इज इक्वल टू सिंपली चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किसका लिखा जाए? ए का लिखा जाए या बी का लिखा जाए? तो जिसका आसानी से लिख पाए वो लिख दो। तो ए का तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, तो इट इज सिंपली m इंटू v1। तो ये आंसर हो गया m v नॉट अपॉन रूट 3। बी का भी लिखते हैं तो सर 30 डिग्री अलोंग डायरेक्शन में लिखते हैं। हम इस डायरेक्शन में लिखते थे क्योंकि परपेंडिकुलर वाले में तो चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है ना? मतलब यही चीज होगी। यस जो इंटीग्रल टी डी टी है इक्वल टू बनेगा, अब जो 2m वाले का मोमेंटम है ना वो कम हो रहा होगा, कम हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे v नॉट cos 30 माइनस v1। तो मतलब सेम ही आएगा, तुम चेक करके देख लो भाई। 2m की वेलोसिटी इंपल्स के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो अननेसेसरी माइनस साइन ना है, तो हमने बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया है। मतलब v नॉट cos 30 में v1 सब्ट्रैक्ट किया है, v1 में नहीं सब्ट्रैक्ट किया है। समझ गया ना? मैग्नीट्यूड निकालना हमारा पर्पस है। ठीक है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन इस चैप्टर में यहीं तक है, तो चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सर इसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स। यस।